डियर स्टूडेंट्स, आज हम अमेरिकी संविधान में जो कांग्रेस है उसके द्वितीय सदन प्रतिनिधि सभा के बारे में चर्चा करेंगे। हमने द्वितीय सदन जो सीनेट के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं कि कांग्रेस के दो सदन होते हैं, एक प्रतिनिधि सभा और एक सीनेट। सीनेट उच्च सदन होता है, प्रतिनिधि सभा निम्न सदन होता है। जो अमेरिकी कांग्रेस के जो दोनों सदन हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं जनसंख्या के आधार पर, और प्रतिनिधि सभा का भी गठन किस पे, प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर ही होता है। प्रतिनिधि सभा का जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का होने से इसके सदस्यों पर जनता के विचारों की अधिक और तत्काल प्रतिक्रिया ज़्यादा होती है। बड़े राज्यों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाता है इसमें प्रतिनिधि सभा में, और छोटे राज्यों को कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसका गठन कैसे होता है प्रतिनिधि सभा का? अमेरिका के मूल संविधान में ये लिखा गया है कि प्रतिनिधि सभा राज्यों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार बांटे जाएंगे। प्रतिनिधि सभा के जो प्रतिनिधि हैं वो राज्य की जनसंख्या के अनुपात में बांटे जाते हैं। 30,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होता है, पर 1963 से अब 4,45,000 जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाती है, और प्रत्येक राज्य से एक प्रतिनिधि होना आवश्यक है। प्रतिनिधि सभा की जो सदस्य संख्या इस समय 435 है। इसकी योग्यताएं क्या होती है सदस्यों की? 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वो, 7 वर्ष तक यूएसए का नागरिक रहा हो, जन्मजात जरूरी नहीं है, 7 वर्ष तक वो वहाँ का नागरिक होना चाहिए, वह नागरिक और सैनिक पदाधिकारी न हो, वह उस राज्य का जहाँ से वो चुनाव लड़ रहा है उस राज्य का नागरिक होना चाहिए, अर्थात स्थानीय होना चाहिए। चुनाव कैसे होता है? वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होता है। एकल सदस्य चुनाव क्षेत्र होते हैं जो के आधार पर चुने जाते हैं। 64-65 से न्यायिक मताधिकार अधिनियम द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, बशर्ते वह पागल और दिवालिया न हो। अलग अलग राज्यों में अलग अलग आयु है, कहीं 18 वर्ष है, 18 से 21 वर्ष तक है, कहीं 18 है, कहीं 20 है और कहीं 21 है। कार्यकाल 2 वर्ष का निर्धारित है, 2 वर्ष से ज़्यादा, कम और ज़्यादा इसका कार्यकाल नहीं किया जा सकता। वेतन भत्ते बिल्कुल सीनेट के सदस्यों के समान ही होते हैं। जैरा मैंडलिंग की प्रथा, अमेरिकी जो प्रतिनिधि सभा के चुनाव में एक जैरा मैंडलिंग की प्रथा होती है जिसके द्वारा ये पूरी तरह राजनीति से प्रेरित होती है। इसमें यह व्यवस्था की जाती है कि राज्य के जो विधानमंडल हैं वो चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सत्ताधारी दल उस समय जो होता है वो इस प्रकार चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करता है कि विरोधी दल के जो समर्थक हैं वो थोड़े से क्षेत्र में सीमित कर दिए जाएं, और अपने समर्थक हैं वो अधिक से अधिक क्षेत्र में इस तरह फैला दिए जाएं कि वो थोड़े बहुमत से अधिक सदस्य अपने चुने जा सकें। प्रतिनिधि सभा का जो पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? प्रतिनिधि सभा का एक अध्यक्ष होता है जिसे स्पीकर कहते हैं। यह पद सम्मान और महत्व का पद होता है। इसका स्थान राष्ट्रपति के बाद में होता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद रिक्त हों तो स्पीकर ही राष्ट्रपति पद धारण करता है। इसका अच्छा वेतन इनको दिया जाता है, करीबन $1,71,000 इनका वेतन होता है। विभिन्न भत्तों के रूप में इनको विभिन्न धनराशि प्रदान की जाती है, और इसके जो सदस्य हैं वो स्पीकर का क्या है चुनाव, ये कोशिश तो ये की जाती है कि निर्दलीय आधार पर उसका चुनाव किया जाए, जो सभी सहमति के आधार पर उसका चुनाव किया जाए। लेकिन जब प्रतिनिधि सभा का चुनाव होता है तो प्रथम उसकी जो बैठक होती है उसमें स्पीकर का चुनाव किया जाता है कि बहुमत दल अपनी बैठक में ये पहले से ही तय कर लेता है कि स्पीकर कोई विशिष्ट और अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए, और बहुमत दल का बहुमत आने पर उसे स्पीकर बना दिया जाता है। इसकी शक्तियाँ और कार्यकाल क्या है, इसका कार्य क्या है? संविधान निर्माण करते समय ये सोचा गया था कि कानून निर्माण का कार्य स्वयं कर लेगी, लेकिन आज जो प्रतिनिधि सभा है अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि के कारण ये संभव नहीं रहा कि वे स्वयं अपना कार्य कर सके। ऐसी स्थिति में नेतृत्व की आवश्यकता महसूस हुई। राष्ट्रपति और सीनेट द्वारा ये संभव नहीं था क्योंकि वहाँ पर कैसी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है,
तो ऐसी स्थिति में स्पीकर पर यह भार आकर पड़ा कि वो कानून निर्माण का कार्य कर सके, और बहुमत दल का नेता होने के कारण वो शक्तिशाली भी होता था। तो ऐसी स्थिति में उसकी शक्तियों को, विरोधी दल के विरुद्ध उसकी शक्तियों को सीमित न हो, इसके लिए ये प्रयास किया गया कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ दिया जाए। आज उसके पास में बहुत सारी, स्पीकर के पास में शक्तियाँ हैं। वो बैठकों का सभापतित्व करता है, सदन में व्यवस्था बनाए रखता है, बोलने की शक्ति देता है, मतदान को करता है, निर्णय घोषित करता है, नियमों की व्याख्या करता है, उनको लागू करता है। प्रतिनिधि सभा की ये तो थी स्पीकर की शक्तियाँ, क्योंकि स्पीकर पहला व्यक्ति होता है जो कि सदन की अध्यक्षता करता है, सदन की व्यवस्थाओं को, बैठकों को संचालित करता है, नियमन बनाता है, तो कानून व्यवस्था में वो महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए स्पीकर का पद है जो अमेरिकी संविधान में एक महत्वपूर्ण पद माना जाता है। प्रतिनिधि सभा की क्या क्या शक्तियाँ हैं और क्या क्या उसके कार्य हैं। प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ, बहुत सारी शक्तियाँ हैं उसकी, प्रतिनिधि सभा की उसकी शक्तियाँ एक तरह से हम देखें तो सीनेट की शक्तियों के बराबर है। हमने जब सीनेट की शक्तियों की चर्चा की थी तब कुछ प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ भी उसमें हम पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी हम प्रतिनिधि सभा की शक्तियों को थोड़ा अलग से देखने का प्रयास करेंगे। एक तो है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति का मतलब कानून निर्माण की शक्ति। उसमें संविधान संशोधन की शक्ति है कि 2/3 बहुमत से संविधान में संशोधन में भागीदार होती है, उस सीनेट के साथ में। कार्यपालिका शक्ति उसके पास में होती है, युद्ध की घोषणा करती है, स्थायी समितियों का निर्माण करती है, राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की शक्ति है उसके पास में। न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, महाभियोग प्रक्रिया में भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के खिलाफ यदि कोई महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है तो उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका प्रतिनिधि सभा निभाती है। विधि निर्माण, कार्यपालिका के संबंध में कानूनों का निर्माण करती है। लेकिन फिर भी प्रतिनिधि सभा, सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ क्या हैं? कानून निर्माण के क्षेत्र में शक्तियाँ लगभग समान हैं, पर मतभेद की स्थिति में सम्मेलन समिति में जो सीनेट के सदस्य के प्रभावशाली होने के कारण क्या है, उसके जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो किसके पक्ष में हो जाते हैं? सीनेट के पक्ष में हो जाते हैं। तो यहाँ प्रतिनिधि सभा थोड़ी क्या हो जाती है? कमज़ोर रहती है। प्रस्तावित प्रतिनिधि सभा में सीनेट को संशोधन करने का अधिकार है। भाई यदि प्रतिनिधि सभा में कोई विधेयक प्रस्तावित होता है तो सीनेट उसमें संशोधन कर सकती है। कार्यपालिका क्षेत्र में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था के कारण कार्यपालिका प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जैसे कि संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन यहाँ कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं है, इसलिए प्रतिनिधि सभा हमें थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई देती है। इसीलिए यही कारण कहते हैं कि प्रतिनिधि सभा विश्व का सबसे कमज़ोर सदन माना जाता है, कि कानून निर्माण के क्षेत्र में दोनों की समान शक्तियाँ हैं, पर वो अकेले कुछ नहीं कर सकती। प्रतिनिधि सभा को वित्त के क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त नहीं है। अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन होने के कारण वो कमज़ोर सदन है। सीनेट की विशिष्ट कार्यपालिका कुछ शक्तियां हैं जिसके कारण वो शक्तियां प्रतिनिधि सभा को प्राप्त नहीं है, इसलिए वो कमज़ोर है। कि सीनेट को 2 महत्वपूर्ण अधिकार हैं, नियुक्ति संबंधी अधिकार, नियुक्तियों की पुष्टि करने का अधिकार और संधियों की पुष्टि करने का अधिकार। कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के द्वारा जितनी नियुक्तियां और संधियां की जाती हैं उनको 2/3 बहुमत से पुष्टिकरण करने का अधिकार सीनेट के पास है। इसलिए सीनेट प्रतिनिधि सभा से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। और इसके कम महत्वपूर्ण होने का या कमज़ोर होने का एक और कारण कि प्रतिनिधि सभा का जो कार्यकाल है वो बहुत छोटा कार्यकाल है, 2 वर्ष का कार्यकाल है, कि 2 वर्ष पलक झपकते ही निकल जाता है। पर इसके कारण उसके सदस्य प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह नहीं कर पाते। और एक और कमज़ोर पक्ष इसका ये है कि इसका विशाल आकार है, 435 सदस्य हैं, कार्यविधि कठिन कार्यविधि है, बोलने की स्वतंत्रता बहुत कम मिल पाती है, इसलिए प्रतिनिधि सभा के सदस्य ज़्यादा मुखर नहीं हो पाते। सदस्यों की गुणात्मक हीनता भी है, सीनेट को लंबे समय तक रहते हैं इसलिए उनको अनुभव होता है, जबकि
ये कम समय के लिए रहते हैं, इसलिए इनको कम अनुभव होता है और ये प्रतिनिधि सभा के सदस्य साधारण सदस्यों के भांति ही कार्य करते हैं। धन्यवाद।